चैप्टर आप लोग देखिएगा, पृथ्वी की गतियां, यानी पृथ्वी जो है वो दो तरह की गति करते हैं। एक क्या होता है, अपने जो एक्सिस होता है उस पर गति करते हैं। और क्या होता है, एक क्या होता है जो हमारे सन है यानी सूर्य है उनके चारों ओर गति करते हैं। तो एक को घूर्णन कहते हैं और एक को परिक्रमण कहते हैं। इन दोनों गति को समझ लीजिएगा। देखिए, आपको बताया था कि जो हमारा प्लेनेट है यानी अर्थ है वो कैसे गति करता है, किस ऑर्बिट में करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में करता है, दीर्घ वृत्तकार में करता है। और आपको पता है कि एक बार सूर्य के नजदीक आते हैं और एक बार सूर्य से क्या होता है, दूर चले जाते हैं। ठीक है, एक बार नजदीक और एक बार सूर्य से दूर चले जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और एक अवस्था ऐसे भी होता है जब क्या होता है, सूर्य से लगभग बराबर दूरी पे भी रहते हैं। सूर्य से क्या होता है, बराबर। देखिए, जब भी हमारा पृथ्वी सूर्य के बराबर दूरी पे रहेगा ना, तो उस समय क्या होता है, दिन और रात क्या होता है, बराबर होगा। इसको ध्यान रखिएगा। जब भी क्या होता है, सूर्य पृथ्वी से जिस डिस्टेंस पर, मतलब एक जैसा दूरी पे होगा, तो उस समय क्या होता है, जो इक्वल दूरी पे होगा उस समय क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। जो मेनली जो हमारे इक्वेटर होता है, जो भूमध्य रेखा होता है, अभी रेखाओं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जब होता है तभी क्या होता है, ये कंडीशन आपको मिलता है। तो सबसे पहले हम इन जो लाइंस होते हैं हमारी पृथ्वी पर, कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाई गई है जो इन चीजों को समझने के लिए क्या होता है, आसानी होता है। पहले हम उस पर चर्चा करते हैं कि हमारे पृथ्वी पर कौन कौन सी रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखिएगा, ये जो रेखाएं हैं या जो लाइंस आपको दिख रहा है पृथ्वी के ऊपर, ये है इमेजिनरी लाइन होता है। मतलब क्या होता है, जो भी हमारे भूगोलवेत्ता है इन्होंने क्या है, पृथ्वी को सही से अध्ययन करने के लिए उसके लिए क्या है, इन रेखाओं का निर्माण किया है। जिससे क्या होता है, क्लाइमेट, दिन रात हो गया, इन चीजों के बारे में, या जो मोशन होता है या डिस्टेंस होता है या टाइम होता है, उनके बारे में सही जानकारी हमें प्राप्त हो। तो ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं, ध्यान दिया। और ये जो काल्पनिक रेखाएं होता है ये दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं लॉन्गिट्यूड कहते हैं और एक को कहते हैं लैटिट्यूड कहते हैं। यानी एक को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और एक को देशांतर रेखाएं कहते हैं। और एक काल्पनिक है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई ऐसे बने नहीं है पृथ्वी के ऊपर। तो एक को देखिए क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, जिसको लैटिट्यूड कहा जाता है। और दूसरे को क्या होता है, देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर रेखा, जिसको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। एक को लैटिट्यूड कहते हैं और दूसरे को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। और एक काल्पनिक रेखा है। सबसे पहले हम लैटिट्यूड को देखते हैं, यानी अक्षांश रेखा के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो रेखा है ये लगभग क्या होता है, हमारे पृथ्वी पर 179 बने होते हैं। ठीक है, और दो, एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होता है। तो ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है 170 नंबर क्या होता है, एकदम सेम होता है, एग्जैक्ट होता है। और कभी कभी क्या आता है 180 भी आता है और 181 भी आता है। तो उसमें क्या होता है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जब मिला देते हैं तो 181 बन जाता है। पृथ्वी के बीचों बीच जो लाइन खींची गई है इसे भूमध्य रेखा कहते हैं या मेरिडियन लाइन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो काल्पनिक रेखा है जिसको आपने लैटिट्यूड कहा था यानी अक्षांश रेखा कहा था, इन अक्षांश रेखा को पृथ्वी के जो बीचों बीच से जाने वाला जो अक्षांश रेखा है यानी लैटिट्यूड है, उसे हमने क्या बोला, भूमध्य रेखा कहा, या विषुवत रेखा कहा, या मेरिडियन लाइन कहा। क्या कहा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या मेरिडियन लाइन, या इसे 0 डिग्री लाइन भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री लाइन कहते हैं। इसके बाद देखिए, ये जो लाल आपको दिखा दे रहा है, इसके ये ऊपर वाला भाग है जिसको पृथ्वी का उत्तर भाग कहा जाता है। और इसके नीचे वाले भाग को पृथ्वी का दक्षिण भाग कहा जाता है। आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है ना, उसको, ये स्पेरिकल है। स्पेरिकल मतलब गोला जैसा बना है, सर्कल नहीं है बल्कि गोला है। गोला आप जो जानते हैं, जैसे गेंद वगैरह होता है, जो ठोस गेंद की बात कर रहा हूँ वो गोला होता है। और जो रिंग वगैरह होता है वो क्या होता है, सर्कल होता है। तो ये गोला है। तो इसलिए क्या कहते हैं, ये दक्षिणी वाला जो ये भाग है भूमध्य रेखा के नीचे, ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं, दक्षिणी अर्धगोला कहा जाता है। अर्धगोला, या इसको इंग्लिश में कहते हैं साउदर्न
हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं? साउदर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कहते हैं। या इसको दूसरा नाम आप लोग देख सकते हैं, दक्षिणी गोलार्ध भी कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध भी कहते हैं, अर्धगोला या गोलार्ध भी कहते हैं, जो अलग अलग नाम है, इसको ध्यान दिएगा। तो ये क्या है, जो 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री जो लैटिट्यूड लाइन है, उसके दक्षिण वाले भाग को क्या कहते हैं? साउदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इसके उत्तर वाले भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। हेमिस्फीयर कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ऊपरी वाले भाग को क्या कहता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहता है, और दक्षिण वाले भाग को साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, यानी दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। और इसके बीच के जो लाइन है उसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री लाइन या मेरिडियन लाइन, ये सारे नाम इनके होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो अक्षांश रेखा ना, ये दो अक्षांश रेखा जो होते हैं इनके, ये क्या होता है, हमेशा क्या होता है, इनके बीच की दूरी बराबर होती है। इनकी बीच की दूरी कितनी होती है? इनकी बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है? इक्वल होता है। इनके बीच के डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल होता है। और ये डिस्टेंस क्या होता है? 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है। ध्यान दीजिएगा, दो जो अक्षांश रेखा यानी लैटिट्यूड लाइंस है, उनके बीच की दूरी कितना होता है? हमेशा एक समान होता है, और ये डिस्टेंस क्या होता है? 111 किलोमीटर होता है। और इसको सबसे पहले एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था गोरे, इन्होंने इसको डिफाइन किया था, यानी खोजा था, यानी बताया था। इसलिए इसको गोरे भी कहा जाता है। इसलिए क्या कहता है? इसको गोरे भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहता है? गोरे भी कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तरी गोलार्ध किसे कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध किसे कहते हैं। अब देखिए, ये जो भूमध्य रेखा है, यहां पर क्या होता है, जो हमारे सन होते हैं वो ज्यादा टाइम क्या होता है, सीधी यानी डायरेक्ट यहाँ पे सन रेज करती है, यानी जो विकिरण होता है सूर्य से आने वाला, यहाँ यहाँ पे गिरती है। इसलिए भूमध्य रेखा के जो आसपास वाला जो एरिया आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई रहता है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्या रहता है? हाई रहता है। ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा के आसपास, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सूर्य हमेशा सीधी रेखा सीधी गिरती है। जब टेम्परेचर हाई होगा ना, तो देखिए देखिए, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज है। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो वेपोराइजेशन है, जिसको बाष्पीकरण कहते हैं, बहुत ज्यादा होता है। जल का क्या होता है? बाष्पीकरण बहुत ज्यादा होता है। और जल का बाष्पीकरण होगा तो क्लाउड यानी बादल बनेगा। और बादल बनेगा तो यहाँ पे जो रेनफॉल है यानी वर्षा है, वर्षा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। देखिए, एक चीज से दूर सब कुछ जुड़ी हुई है। देखिए यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर क्या बहुत हाई है? टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे बादल बनेगा। और बादल बनेगा तो यहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा होता है, यानी रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है। वर्षा जब ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे फॉरेस्ट है यानी वेजिटेबल है, जो मतलब जीव जंतुओं की संख्या भी यहाँ पे ज्यादा होगा। यानी वनस्पति क्या होगा? ज्यादा होगा यहाँ पे। फॉरेस्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। और फॉरेस्ट अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पे जैव विविधता ज्यादा पाई जाएगी, यानी बायोडायवर्सिटी क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा ज्यादा पाई जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पृथ्वी के किस इस क्षेत्र में बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो वो क्या है? भूमध्य रेखा या मेरिडियन लाइन। या सबसे ज्यादा घना वन कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा घना वन कहाँ पाया जाता है? या सबसे ज्यादा जीव जंतुओं की प्रजातियां सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? भूमध्य रेखा। और दूसरी बात है कि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होंगे तो यहाँ पे क्या होंगे, गर्मी ज्यादा होंगे। तो गर्मी ज्यादा होंगे तो यहाँ पे जो भी जीव जंतु रहते हैं ना, उनके शरीर में से मेलानिन की मात्रा ज्यादा निकलेंगे। क्या होता है, एक एक प्रकार के पिगमेंट होता है हमारे शरीर में पाई जाती है, जो सिर्फ मेलानिन कहते हैं। और जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा मेलानिन निकलेंगे। और ये मेलानिन क्या होता है, हमारे त्वचा की रक्षा करता है, स्किन को क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है। इसलिए आप लोग देखे होंगे जहां पे गर्मी ज्यादा होता है, वहां के जो लोग होते हैं उनका शरीर क्या होता है, ब्लैक हो जाता है, काले हो जाते हैं। क्या हो जाता है?
ब्लैक हो जाते हैं। तो ब्लैक क्या है, मेलानिन क्या होता है, हमारे स्किन के ऊपर क्या होता है, ये लेयर बना देता है, और उससे क्या होता है, जो स्किन क्या होता है, काले कलर के हो जाता है। इसलिए देखे होंगे जितने भी भूमध्य रेखा के आसपास के जो भी देश है, वहां के लोग काले होते हैं। और जितने भी क्या है, आप पोल की तरफ जाएंगे तो पोल में क्या होगा कि वहां पे टेम्परेचर कम होगा, और वहां में मेलेनिन की मात्रा कम होंगे, और वहां के लोग क्या होते हैं, गोरे होते हैं। तो आपको देखिएगा, केवल एक चीजों से कितने चीज मालूम चल रहा है। केवल आपको मालूम है कि मेरिडियन लाइन पे सूर्य की किरण बहुत ज्यादा गिरती है, और उससे आपको कितने सारी चीजों के बारे में समझ में हो गया कि जब ज्यादा सूर्य की किरणें होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो मेलेनिन ज्यादा निकलेगा, लोग काले होंगे, लोग मजबूत होंगे। वहाँ के पेड़ पौधे मजबूत होते हैं, काले होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, एक पेड़ का नाम सुना होगा, अबुनस, जो इस दुनिया का सबसे कठोर पेड़ होते हैं। लोग भी देखे होगा, अफ्रीका के जो लोग होते हैं, या अधिकतर जो अफ्रीका मतलब नहीं है, कि जो भी मेरिडियन लाइन के आसपास के लोग होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं शरीर, शारीरिक रूप से क्या होता है, मजबूत। आप लोगों ने देखा होगा, कोरोना काल में सबसे कम लोग कहाँ के मरे हैं, इन क्षेत्रों के लोग सबसे कम मरे हैं, क्योंकि इनका जो शरीर है बहुत मजबूत है। अधिकतर लोग कहाँ मरे हैं, जहाँ पे लोग क्या है, ज्यादा सुख सुविधा के भागीदारी थे, वहां पे लोग ज्यादा मरे हैं। क्यों? क्योंकि शरीर का जो इम्यूनिटी पावर है वो कमजोर हो जाता है जब फिजिकल वर्क नहीं करता। देखिए, जहाँ पे बारिश ज्यादा होगा ना, तो यहाँ के जो जीवन होगा वो कठिन होगा। कठिन जहाँ जीवन होगा तो वहां पे लोग मजबूत होते हैं। जहाँ के जीवन बहुत आसान होंगे, लोग क्या होगा, उतना कमजोर होंगे। इसलिए शहर में देखिए इतना बीमारी क्यों है, क्योंकि लोग शारीरिक रूप से क्या है, कमजोर है। तो इसके बारे में हमको मालूम चल गया। तो यहाँ पे ये सारी घटना यहाँ पे होते हैं। और सबसे ज्यादा जीवों की जो प्रजाति होती है, उसकी संख्या कहाँ पाई जाती है, इसी के आसपास पाई जाती है, यानी भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाती है। आपने ब्राजील का नाम सुना होगा, वहां पे एक वन पाया जाता है, अमेजन फॉरेस्ट। दुनिया के सबसे ज्यादा पेड़ पौधे वहां पाए जाते हैं। तो घना वन भी यहाँ पाया जाता है। अब देखिए, जैसे जैसे क्या है, हम भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा, हमारे यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, लो होता चला चला जाएगा। और टेम्परेचर लो होता जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि सूर्य का देखिए, हमारा पृथ्वी ऐसे सीधा नहीं है, बल्कि क्या है, ऐसे टिल्ड है। टिल्ड मतलब झुकी हुई है। तो क्या होगा, सूर्य की जो किरण आती है वो तिरछा गिरने लगेगा। कैसा होगा, तिरछा हो जाएगा। तिरछा हो जाएगा, यानी तिरछा मतलब टिल्ड हो जाएगा। और टिल्ड होने पर क्या होता है, सूर्य का जो रिफ्लेक्शन होता है वो ज्यादा क्षेत्र में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, तो उसमें क्या होता है, गर्मी यानी ऊष्मा की मात्रा कम हो जाती है, ज्यादा क्षेत्र में गिरता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, और वनों की विविधता या जैव विविधता सब क्या कमजोर हो जाएगा। और ये जो पोल के जो साइड में क्या होता है, यहाँ पे किसी भी प्रकार के वनस्पति नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम होने के कारण यहाँ पूरी तरह से क्या है, बर्फ से ढकी हुई है। चाहे वो नॉर्थ पोल का है, चाहे वो साउथ पोल का है, दोनों क्या है, बर्फ से ढकी हुई है। क्यों ढकी हुई है? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर, सूर्य से आने वाला टेम्परेचर बहुत कम है। और दूसरी बात एक भी ध्यान दीजिएगा, कि जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल में क्या होता है, 6 माह दिन होते हैं, और 6 माह क्या होते हैं, रात होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दिन होंगे 6 माह, और ये क्या होगा, रात होंगे। आपने एक देश का नाम सुना होगा, यहाँ पे एक देश का नाम है नॉर्वे। नॉर्वे को क्या कहते हैं, मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे रात के 12 बजे भी क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे रात के 12 बजे जिस समय हम मानते हैं, वहां पे सूर्य क्या हुआ, दिखाई देते हैं। क्योंकि यहाँ पे पोल पे 6 महीने दिन होते हैं और 6 महीने रात होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पे टिल्ट है, नहीं झुकी हुई है। अगर झुकी हुई नहीं होता तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। झुकी हुई नहीं होता तो ऐसी घटनाएं नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो दो लाइन आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, एक कर्क रेखा और मकर रेखा है। देखिएगा, भूमध्य रेखा से अगर हम उत्तर की तरफ जाए और 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जाए, कितने, 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जाए, तो उसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और इसी प्रकार से अगर साउथ की तरफ आए 23.5, तो उसको क्या कहते हैं, उसको मकर रेखा कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अभी आप लोगों ने, हम लोगों ने मकर संक्रांति मनाया है। आप बता सकते हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है? देखिए, दो संक्रांति होता है, एक मकर संक्रांति और एक कर्क संक्रांति। लेकिन हम लोग क्या है, अधिकतर मकर संक्रांति को ही क्यों मनाते हैं? देखिए, हर चीज क्या होता है, इंसान जिस चीजों से लाभ होता है, इंसान वही चीज ज्यादा
मनाते हैं या उसी चीज को ज्यादा अहमियत देते हैं। कर्क संक्रांति को हम क्यों नहीं मनाते हैं? क्योंकि कर्क संक्रांति के समय ने कर्क रेखा, देखिए कर्क संक्रांति का मतलब होता है कर्क रेखा पे जो सूर्य है वो सीधी गिरती है, उनकी जो लाइट है। तो कर्क रेखा पे जब जो सूर्य है उसकी किरणें अगर सीधी गिरेगी तो यहाँ पे भीषण गर्मी होता है। क्या होता है? यहाँ पे गर्मी होता है, जून महीने का जो गर्मी होता है, यहाँ पे क्या होता है, भीषण गर्मी होता है, नहीं बहुत ज्यादा क्या होता है, यहाँ पे गर्मी होता है। आप लोगों ने जानते हैं 21 जून का जो महीने दिन होता है, 21 जून जो होता है ना, सबसे लंबा दिन माना जाता है कर्क रेखा के लोगों के लिए। कर्क रेखा रेखा के लोगों के लिए क्या है, 21 जून क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। और देखिए इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे होगा। कर्क रेखा पे अगर सबसे बड़ा दिन होगा तो मकर रेखा पर सबसे छोटा दिन होगा। सबसे एकदम उल्टा समझिए, छोटा दिन, छोटा दिन। और यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन। यानी जब 21 जून पे होगा तो कर्क रेखा के आसपास लोग ने बने, ये क्या बोलेंगे, सबसे बड़ी दिन। और जब क्या होगा उसी टाइम को क्या कहेंगे, मकर रेखा में जो लोग रहेंगे वो बोलेगा हमारे यहाँ पे सबसे छोटा दिन है। और देखिएगा 23 दिसंबर का दिन देखिएगा, 23 दिसंबर को क्या है, यहाँ पे सूर्य सीधे सीधे गिरेगी। मतलब सूर्य का जो प्रकाश है वो यहाँ पे सीधी गिरती है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर सबसे बड़ा दिन हो जाएगा, सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा। अब ये मकर संक्रांति क्यों बनाते हैं? क्योंकि 23 जो सितंबर है इसके बाद क्या होता है, जो सूर्य है ये मकर रेखा को पार करके उत्तर की ओर आने लगता है, यहाँ से उत्तर की ओर सूर्य आने लगता है। तो इससे उत्तर की तरफ आने लगता है तो उत्तर जो उत्तरी गोलार्ध के जो लोग हम लोग रहते हैं, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे दिन धीरे धीरे बढ़ता है। देखिएगा आप लोग ने देखा होगा दिसंबर के बाद क्या दिन छोटा हो गया था, अब धीरे धीरे दिन बड़ा होता जा रहा है और रात छोटी होती जा रही है। तो दिन बड़ा होने लगते हैं, इसलिए क्या होता है, हम मकर संक्रांति होता है। और दिन बड़ा होने पर जो ठंडे के जो भीषण ठंडे होते हैं, जो ज्यादा ठंडे, क्योंकि देखिए पहले के जमाने पे लोगों के पास इतने कपड़े वगैरह और ये सुविधाएं नहीं था हीटर वगैरह का, तो ठंडे का जो मौसम होता है वो ज्यादा असहनीय होता था। लेकिन आजकल उसका अपोजिट हो रहा है, आजकल गर्मी ज्यादा असहनीय होते जा रहा है ठंडे की अपेक्षा। अब देखिए 1-2 महीना ठंडा, उसके बाद खत्म, गर्मी ज्यादा असहनीय होते जा रहा है। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। इससे क्या होता है, देखिए अगर हमारे अक्षांश जो लैटिट्यूड है उससे हमें 2-3 चीजों के बारे में जानकारी मिलता है। एक तो क्या होता है कि पृथ्वी पर जो हमारा जलवायु है वो जलवायु कैसे है उसके बारे में जानकारी हमें किससे मिलता है, अक्षांश रेखा से मिलती है। दूसरी चीज क्या होता है कि यहाँ पे जो दिन रात जो बड़ा छोटा होता है, यानी दिन रात की जो घटनाएं होती है वो भी क्या होता है, हमें इनसे जानकारी मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जलवायु के बारे में जानकारी। अगर आप थोड़ा भूगोल जानते हैं तो आप कहीं घूमने जाएंगे तो वहां का अगर अक्षांश देख के आप लोग जाएंगे तो आपको मौसम से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप कई पहाड़ी क्षेत्र में जानते तो अगर वहां का लेटीट्यूड जो है पर जानेंगे या प्लेन पे जा रहे हैं तो ये सारे दिक्कतें नहीं होने वाली है। लेकिन उसको जानकारी नहीं होगा तो भी दिक्कत होने लगेगी। तो हर लेटीट्यूड क्या है, मौसम या जलवायु के बारे में डिफाइन करता है। अब आता है लॉन्गिट्यूड के बारे में, जो देशांतर रेखाएं होते हैं। देखिए ये जो रेखा है आपको दिख रहा है, जो ये उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ठीक है, तो इनके बीच में जो रेखा खींची गई है इसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं या देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360। कितना है, 360 है। और देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो हमेशा बराबर नहीं होता है, लेकिन जो मेरिडियन लाइन है वहां पे क्या होता है, इनके बीच की दूरी सर्वाधिक होता है। इसको ध्यान रखें। जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा में क्या होता है, जो देशांतर दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इसको ध्यान रखिएगा। और इनकी संख्या कितनी होती है, 360 होता है, 360। एक बात ध्यान रखिए, अब ये जो देशांतर रेखा है यानी लॉन्गिट्यूड, इसका यूज क्या है। देखिए सबसे पहली है, आप
कभी भी समुद्र यात्रा होता है या वायुयान से यात्रा करते ना, उसमें आप लोगों ने एक दिशा सूचक का नाम सुने होंगे। तो जो दिशा सूचक जो काम करते हैं ना, वो क्या है, लॉन्गिट्यूड पर काम करता है। या जो आजकल सबसे इंपॉर्टेंट, आपने जीपीएस के बारे में सुना होगा। तो जीपीएस में जो लोकेशन ट्रेस किया जाता है वो मेनली क्या है, देशांतर रेखा पर होता है। क्या होता है, देशांतर रेखा पर होता है। लेकिन वो पूरी पूरी कभी कभी नहीं दिखा पाता है, वो अलग मैटर है। क्योंकि जो नॉर्मल जीपीएस है उसमें थोड़ा सा 20 से लेके 50 मीटर तक का अंतर दिखाता है। देखिए, एक आर्मी के पास अलग सा जीपीएस है और नॉर्मल लोगों के लिए अलग सा जीपीएस। जो आर्मी का जीपीएस है वो ज्यादा एफिशिएंसी होता है, जो आर्मी वाले के लिए होता है। तो एक तो पहले क्या है, देखिए पहले, आज तो बहुत सारे यंत्र वगैरह बन चुके हैं। पहले जो जल जहाज या वायुयान का, पहले जल जहाज होते थे, जल जहाज में जो जो दिशा सूचक होते थे वो क्या था, इसी पर होता। अगर इस दिशा सूचक का इस्तेमाल करके, यानी देशांतर रेखा का इस्तेमाल करके अगर यात्रा नहीं की जाती तो क्या था, लोग भटक जाते थे। आप लोगों ने सुना होगा एक व्यक्ति का नाम कोलंबस। कोलंबस भारत आना चाहते थे, लेकिन कहाँ पहुंच गए, अमेरिका। क्यों? क्योंकि उनके पास दिशा सूचक काम नहीं किया। उनका जो दिशा सूचक है वो काम नहीं किया, इसलिए कहाँ, इंडिया की जगह पे कहाँ पहुंच गए, अमेरिका। तो दिशा सूचक से हम जानते हैं कि हमारा जो देशांतर रेखा है उसको, उससे क्या होता है, दूसरा जो देशांतर, किसी देश या किसी स्थान पर जाने के लिए उसका लोकेशन बताने का काम क्या करता है, देशांतर रेखा। पहली बार है, बात है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, जो हम समय का इस्तेमाल करते हैं, जो टाइम का इस्तेमाल करते हैं, वो भी क्या है, लॉन्गिट्यूड पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, लॉन्गिट्यूड। देखिए, दो जो ये देशांतर रेखा के जो बीच का जो दूरी है, इसको पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को पार करने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट लगता है। ठीक है। और 1 घंटे में, यानी 15 अगर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को पार करना होगा तो उसके लिए 1 घंटा हो जाएगा। उसके लिए क्या होगा, 1 घंटा। तो देखिए हमारा यहाँ पे 360 है, तो 360 को 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 24 घंटा। यानी हमारे पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना घंटा लगता है, लगभग 24 घंटा लगता है। देखिए 24 घंटा पूरा नहीं लगता है, बल्कि पृथ्वी को एक चक्कर पूरा लगाने में कितना लगता है, 23 घंटा 56 मिनट लगभग लगता है, 56 मिनट। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा हर जो 4 वर्ष बाद क्या होता है, एक लीप ईयर जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, लीप ईयर जोड़ा जाता है। और लीप ईयर कितना का होता है, 366 दिन का होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो कम टाइम है ना, इसको मैनेज करने के लिए ऐसे किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हर 4 साल बाद क्या होता है, एक लीप ईयर होता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी 24 घंटा पूरा पूरा नहीं लगता है, कुछ समय कम लगता है। तो हमारे पृथ्वी को आप एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, लगभग 24 घंटा लगता है। लगभग 24 घंटा लगता है, ध्यान दीजिएगा। अब ये कैसे डिफाइन होता है पहले समझिए। देखिए, पहले ब्रिटेन के पास शक्ति ज्यादा था। तो ब्रिटेन का एक शहर है लंदन। लंदन के शहर में एक जगह का नाम है जिनका नाम है ग्रीन बीच। लंदन में एक जगह है जिनका नाम क्या है, ग्रीन बीच। देखिए, ये जो ग्रीन बीच है, यहां से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसको क्या कहता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। उसको क्या कहता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको पता है कि भूमध्य रेखा को क्या है, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, उसी प्रकार से जो ग्रीन बीच से निकलने वाला जो देशांतर रेखा है उसको हमने 0 डिग्री, इसको और एक नाम है इसका, इसको कहते हैं प्राइम देशांतर रेखा कहा जाता है, या मेरिडियन देशांतर रेखा कहा जाता है, या प्राइम कहा जाता है। प्राइम देशांतर रेखा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, मान लेते ये लंदन वाला है, मान के चलते हम लोग, ठीक है, जो भी होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा क्या है, ग्रीन बीच है। ये क्या है, ग्रीन बीच है। देखिए, ये वाले पार्ट को हम क्या बोल दिया, पूर्व वाला भाग बोल दिया, और इधर वाले भाग को हमने क्या बोल दिया, पश्चिम भाग। ठीक है। और हमारा पृथ्वी कैसे रोटेट करता है, पश्चिम से पूरब की ओर। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे सब कुछ समझ लीजिएगा। हमारे पृथ्वी कैसे रोटेट कर रही है, पश्चिम से पूरब की ओर। अब देखिएगा, हमारे घड़ी में या जो समय का जो अंतर आपको दिखाई देता है, ग्रीन बीच में जो टाइम होगा वहां का टाइम को हम 0 मान लेते हैं।
उसके टाइम को क्या मान लिया गया, जीरो मान लिया गया। अब हम अगर पूर्व की तरफ जाएंगे तो हमारे घड़ी में क्या टाइम बढ़ता जाएगा, और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो टाइम क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ऐसे रोटेट कर रहा है, पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट कर रहा है। मान देखिए, और क्या होगा, जितने ज्यादा देशांतर रेखा हम आगे बढ़ेंगे तो हर एक देशांतर रेखा में कितना, एक देशांतर रेखा को पार करेंगे तो 4 मिनट क्या टाइम का क्या होगा, डिफरेंट आएगा। यानी हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो हमारे घड़ी में हर एक देशांतर रेखा को पार करेंगे तो हमारे घड़ी में 4 मिनट बढ़ जाएगा। घड़ी में कितना बढ़ जाएगा, 4 मिनट। और हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हर एक देशांतर रेखा को पार करेंगे तो हमारे घड़ी के टाइम में 4 मिनट कम करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझिए। अगर पूरब की तरफ एक देशांतर रेखा हम अगर पार करते हैं तो हमारे घड़ी में जो भी टाइम होगा उसमें 4 मिनट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और जो भी क्या है, पश्चिम की तरफ जाने पर जो भी हमारे घड़ी में टाइम है उसको 4 मिनट कम करना पड़ेगा। इसको समझ में है। अब देखिए, मान लेते हैं कि हमारा जो भारत है, भारत का जो देशांतर रेखा है, नहीं भारत है, भारत का जो देशांतर रेखा है, ये जो देशांतर रेखा देखिए, भारत का जो देशांतर रेखा है वो 82 हाफ। देखिए ये क्या है, भारत क्या है, ग्रीनविच से पूरब में है ना, तो ये पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं, यानी ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन कहा जाता है। इसको याद रखिए। जो उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बगल में एक जगह है नैनी, वहां से ये रेखा गुजरती है। तो हमारे देश का जो टाइम है, जो स्टैंडर्ड टाइम है जिसको मानक समय कहते हैं, उसको किस देशांतर रेखा से, जिसको मानक समय कहा जाता है, स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, जो सबके घड़ी में होता है, भारत के सभी लोगों के घड़ी में कौन सा टाइम होता है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है 82 हाफ, पूर्वी देशांतर रेखा, इसमें जो टाइम होता है उस टाइम को क्या होता है, हम सब अपने घड़ी में सेट करते हैं। समझिएगा, उसको क्या होता है, हम अपने घड़ी में सेट करते हैं। अब देखिएगा, आप लोगों ने सुना होगा कि जो ग्रीनविच में जो टाइम होता है और हमारे देश के जो ये मानक समय है यानी स्टैंडर्ड टाइम है, इसमें देखिएगा हमेशा आप लोगों ने सुना होगा 5.5 घंटे का अंतर होता है। यानी हमारा यहाँ पे क्या है, 5.5 घंटे का अंतर होता है, कहाँ से, ग्रीनविच से। क्यों होता है पहले समझ लीजिएगा। देखिए आपको पता है कि हर एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का अंतर होगा। तो देखिए क्या है, यहां से लेके इंडिया तक कितना देशांतर रेखा है, 82 हाफ। तो 82 हाफ को 4 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो देखिएगा ये 5.5 घंटा ही आएगा। मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5 घंटा ज्यादा होगा। अब समझ में आएगा कि ग्रीनविच से हमारे यहाँ के समय में अंतर क्यों है, 5.5 घंटे का अंतर क्यों है, क्योंकि हम पूर्व में हैं। अगर इधर पश्चिम में जानते जानते क्या होता है, अगर मान लेते हैं ग्रीनविच में अगर सुबह के 12 बज रहा हो तो हमारे यहाँ पे कितना बजा होगा, शाम को 5:30 बज रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर सुबह के 12 अगर ग्रीनविच में हो रहा होगा तो हमारे यहाँ का जो स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा, शाम के 5:30 बजे होंगे। लेकिन अगर भारत के विपरीत अगर पश्चिम में अगर देखा जाए तो 12.5 घंटे में से क्या है, 5.5 घंटा को घटाना पड़ेगा। देखिए पश्चिम में अगर वही देशांतर रेखा है, इधर अगर आएंगे तो यहाँ पे क्या है, 12 में से 5.5 घंटा घटा देंगे तो यहाँ पे जो सुबह का क्या होगा, 4 बज के आधा घंटा, यानी 4:30 बजा होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पश्चिम में अगर उतना ही देशांतर जाते जितना भारत के देशांतर है तो क्या होगा, वो सुबह के 4:30 बजे होंगे, और भारत में क्या शाम के 4 बजे होंगे। इसलिए देखिए आप लोग देखे होंगे कि अमेरिका और भारत के समय में लगभग 12 घंटे का अंतर आता है। लगभग क्या है, 12 घंटे का अंतर आता है। तो इसको अब समझ में आ गया कि समय का निर्धारण कैसे होता है, देशांतर रेखाओं से होता है। एक देशांतर रेखा को अगर पार करेंगे तो 4 मिनट का अंतर होगा, एक देशांतर रेखा को होगा। और पूरब की तरफ जाएंगे तो समय में वृद्धि होना होगा, यानी घड़ी के टाइम में स्टैंडर्ड टाइम में उसको ऐड किया जाएगा। और पश्चिम में जाएगा तो उनको क्या है, कम करना पड़ेगा। अब आते हैं कि अलग अलग देशों में जो ये अलग अलग टाइम होता है वो कैसे होता है। देखिए हर देश का एक क्या है, स्टैंडर्ड टाइम जोन होता है जिसको मानक समय रेखा कहा जाता है। भारत का मानक समय रेखा क्या है, 82 हाफ।
पूर्वी देशांतर रेखा है। आप लोगों ने सुना होगा कि भारत और पाकिस्तान एक ही दिन में आजादी हुआ, सब जानते हैं। अंग्रेजों ने एक दिन आजादी किया, लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और भारत के 15 अगस्त को मनाते हैं। ऐसा क्यों है, इसका कारण समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिएगा, 12 बजने के बाद हमारे यहाँ पे अगला दिन शुरू हो जाता है। आप वो जानते हैं कि 14 अगस्त के रात 12 बजे के बाद क्या है, जो ब्रिटिश सरकार है भारत को आजाद कर दिया था। और हमारा उस समय देश की राजधानी कहाँ था, दिल्ली। तो 12 बजे के बाद दिल्ली में कौन सा तारीख आ जाएगा, 15 तारीख आ जाएगा। और देखिए, पाकिस्तान हमसे पश्चिम में है ना, तो पश्चिम पाकिस्तान की राजधानी कहाँ, इस्लामाबाद है। तो वहां पे क्या है, पाकिस्तान का जो समय है हमसे आधा घंटा पीछे है। तो हमारे यहाँ पे 12 बज गया, तो वहां पे तो कितना बज रहा है, 11:30 बज रहा होगा। तो यहाँ पे 14 तारीख रह गया, और हमारे यहाँ कौन सा तारीख हो गया, 15 तारीख हो गया। अब नेपाल का टाइम देखिए, हमसे आधा घंटा आगे है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब शाम को 7 बजता है तो नेपाल में कितना बजता है, 7:30 हो जाता है, क्योंकि उनका जो स्टैंडर्ड टाइम है हमसे क्या है, आधा घंटा, क्योंकि पूर्व में है हमसे ना। तो पूर्व में होने पर क्या होगा, उनका टाइम हमसे ज्यादा होगा, और पश्चिम में होगा तो टाइम कम हो जाएगा। लेकिन जो देश बहुत ज्यादा, यानी पश्चिम और पूर्व में फैला होता है, उन देशों में एक से ज्यादा क्या होता है, मानक समय रेखा होता है। जैसे आप लोगों ने चाइना देखा होंगे, रशिया देखे होंगे, बहुत विस्तार में है, तो ऐसे देशों में क्या है, ज्यादा मानक रेखा होना जरूरी है, कि नहीं तो काम नहीं कर पाएगा। एक चीज और समझ लीजिएगा, देखिए हमारे देश में गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में ही क्या है, 2 घंटे का अंतर है। अब मान लीजिए ये गुजरात का तट है, और ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। तो ये अरुणाचल प्रदेश पूर्व में है, और गुजरात क्या है, पश्चिम में है। तो ये क्या है, यहाँ पे 67 देशांतर है, और यहाँ पे लगभग 97 देशांतर है। तो इनके बीच में लगभग 30 देशांतर रेखा का क्या है, अंतर है। तो 30 का मतलब, 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 मिनट आएगा। 120 मिनट में 2 घंटे का अंतर आएगा, समझ लीजिएगा। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो समय का अंतर है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो 2 घंटे का अंतर होता है। अब समझ लीजिएगा, मान ले, देखिए ये तो क्या है, स्टैंडर्ड समय की बात बोला। अब थोड़ा सा स्थानीय समय की बात करते हैं, लोकल टाइम की बात करते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश का एक लोकल, क्योंकि ये इस देशांतर रेखा में भी क्या होता है, उनका अपना एक समय होगा, क्योंकि हम इस देशांतर रेखा से घड़ी नहीं मिलाते हैं। हम कौन से देशांतर रेखा से घड़ी मिलाते हैं, ये वाला 82 हाफ, पूर्वी देशांतर रेखा। हमारे घरों में या सबके जो घड़ी होता है, उसका टाइम क्या होता है, इस रेखा के आधार पर होता है, इस रेखा पर और इस रेखा पर नहीं होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर सुबह के 6 बजे होगा, तो 2 घंटे पश्चिम की कम कर दीजिए, तो यहाँ पे गुजरात के इस क्षेत्र में कितना बज रहा होगा, सुबह के 4 बज रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 बज रहा होगा, तो उसी समय गुजरात में कितना होगा, गुजरात में 4 बजा होगा। इसलिए क्या है, अरुणाचल प्रदेश को भारत का में क्या है, सबसे पहले सूर्य उगता है। तो ये जो टाइम का डिफरेंस है, क्यों होता है, क्योंकि देशांतर रेखाओं के आधार पर क्या होता है, ये टाइम में जो अंतर दिखा देगा। देखिएगा क्या होता है, कि हम लोग जहाँ पे भी रह रहे हैं ना, उसका एक स्थानीय टाइम अलग होता है और मानक समय अलग होता है। स्थानीय टाइम अलग होगा और मानक समय होता है, लेकिन सबके घड़ी में एक ही टाइम होता है, मानक टाइम। देखिए अभी भारत में भी एक विवाद चल रहा है, कि ये जो जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य है ना, यहाँ के जो समय है और जो मेन मिडिल इंडिया का जो समय है, उसमें बहुत अंतर आ रहा है। क्योंकि 2 घंटे का क्या था, इनमें देखिए डिफरेंस होता है। देखिए मान लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश में जब 10 बजा होगा, तो हमारा स्टैंडर्ड टाइम कितना होगा, 9 बजा होगा, और गुजरात में क्या होगा, 8 बजा होगा। ये अंतर है। अब मान लेते हैं कि भारत के यहाँ के टाइम के हिसाब से अगर चलेंगे, क्योंकि चलना क्या है, यही वाला टाइम के हिसाब से चलना होगा, क्योंकि ना तो हम इसके टाइम से चलेंगे ना इसके टाइम से चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर 10 बजे का कोई स्कूल होगा, तो यहाँ पे इसको ऑफिस कितने बजे होगा, 11 बजे ऑफिस होगा। और यहाँ पे क्या है, 9 बजे ऑफिस होगा, स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार बोल रहा हूँ। अब देखिए इसका क्या होता है, यहाँ पे जो सूर्य होगा वो जल्दी अस्त हो जाएगा, सनसेट जल्दी हो जाएगा।
जल्दी सनसेट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ऑफिस वगैरह में काम करने के लिए क्या लाइट वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इससे एनर्जी का बहुत ज्यादा क्या होता है, खपत होता है। इसलिए भारत में भी बातचीत चल रहा है कि दो टाइम जो बनाया जाए, लेकिन अभी बन नहीं रहा है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, लोग कम रहते हैं तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, और भारत में अधिकांश जो ऑफिस वगैरह है वो नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम है। तो इससे आपको समझ में आ गया टाइम कैसे निकालना। अब देखिएगा कैसे टाइम कैसे निकालेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा में मान लेते कोई शहर है ए, और उस शहर का में जो वर्तमान टाइम होगा वो क्या होगा, अगर ग्रीन बीस में दिन का 12 बज रहा हो, ग्रीन बीस में क्या है, दिन का 12 बज रहा हो, और ये पश्चिमी देशांतर रेखा है, ध्यान दीजिए पश्चिमी देशांतर रेखा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो पहले तो 100 को क्या है, 4 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आएगा, 400 मिनट आ जाएगा। 400 मिनट को क्या घंटे में बदल सकते हैं, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 300 मिनट में क्या हो जाएगा आपका, 5 घंटे हो जाएगा। तो 360 में क्या होगा, यानी 6 घंटा 40 मिनट का अंतर होगा। तो यहाँ पे क्या है, सुबह के 12 बजे है ना, तो इन 12 बजे में से इतने को घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 12:40 में से कितने को घटा, 12 बजे से, 12 बजे को कितने घटा दीजिएगा, 6:40 से घटा देंगे तो ये 20 मिनट इधर हो जाएगा, और यहाँ पे रहेगा आपका 11 और ये 5, तो यहाँ पे सुबह का 5:20 होगा। पश्चिम में ये जो भी ये शहर है, ये यहाँ के जो स्टैंडर्ड टाइम कितना होगा, सुबह के 5:20। समझ में आएगा। अगर पूर्व में होता तो जुड़ जाता, पूर्व में होता तो जुड़ जाता, पश्चिम में होगा तो क्या होगा, घट जाएगा। आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर भी सही समझ में आएगा तो फिर बताएंगे आपको इस टाइम के बारे में। इसमें एक चीज और रह गया है, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, इसको भी जानकारी कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन इसे कहा जाता है। देखिए क्या होता है, ये जो देशांतर रेखा मान लेते हैं, ये क्या है, इसको 180 देशांतर रेखा कहा जाता है। और जो 180 देशांतर रेखा होता है, इसको क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब हम मान लेते हैं ये कोई लाइन है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, यहाँ पे अगर पश्चिम होगा, इस साइड पश्चिम है और इस साइड पूर्व है, तो आपको पता है कि इधर आने पर, देखिए इधर आने पर समय ज्यादा हो जाता है और इधर आने पर समय को घटाना पड़ता है। तो अगर मान ले कोई पश्चिम से अगर पूरब में कोई व्यक्ति आएगा, यानी इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को अगर पार करेगा, तो उनके समय में अंतर होता है। देखिए आजकल तो उतना अंतर नहीं होता, पहले समय में क्या होता, जहाजों में, जल जहाज में जो लोग यात्रा करते थे ना, उसमें महीने भर यात्रा करते थे, तो उनको ये दिक्कतें होती थी। आजकल क्या होता, घंटों में मतलब पार कर लेते ऐसे रेखाओं को। तो आजकल की बात अलग है, पहले के जमाने पे इस्तेमाल किया जाता था इस लाइन का। तो देखिए यहाँ पे आएंगे तो देखिए पश्चिम से जा रहा है ना, तो इसमें देखिए समय को यहाँ पे घटाना पड़ता था, समय को घटाना पड़ता। अब देखिए यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ से अगर यहाँ आएगा तो मान लेते ये संडे को क्या है, यहाँ से चलना शुरू किया, तो देख जब यहाँ पे ये आ जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे क्या था, लगभग 12 घंटे का, 24, एक चक्कर लगाएंगे तो 24 घंटे का अंतर आ जाता है, तो एक दिन को क्या है, अंतर आ जाएगा। तो यहाँ से जब ये इधर जाएंगे तो इनमें भी क्या होगा, एक दिन का अंतर आएगा। तो दोनों साइड में क्या है, जाएंगे तो एक एक दिन का अंतर आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब इधर आएंगे तो एक दिन क्या होता है, हमारा जो कैलेंडर होगा एक दिन बढ़ा देते हैं, और इधर से जब इधर जाएंगे तो एक दिन क्या होगा, घटा देते हैं।